आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ठीक 11 बज गए हैं और जेके 24/7 न्यूज पर आपके सामने लेकर हाजिर है मुद्दे की बात। क्योंकि मुद्दे की बात जब हम लेकर आते हैं तो राजनेताओं से सवाल पूछते हैं, आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बात उस कदम ताल को लेकर करेंगे जो कदम ताल विपक्षी पार्टियां इस वक्त चलना चाहती हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को जिम्मा सौंप दिया गया है और सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करने में तमाम विपक्षी नेताओं की पहली पसंद बिहार बनता जा रहा है। दरअसल बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की मंशा के लिए जो नेता ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं उनमें महागठबंधन के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल है। साथ ही साथ तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम के.सी. राव और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नाम भी शामिल है। बदलाव तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं। लेकिन ये तीनों नेता कांग्रेस के साथ कदम ताल करने में असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए मुद्दा हमने उठाया है क्योंकि मुद्दों पर इनका क्या साथ तालमेल बैठेगा, जो कई मुद्दे होंगे, लेकिन क्या चुनावी मैदान में ये नेता अपनी पार्टी को अकेले उतारना ही पसंद करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और समय समय पर ये संकेत भी देते रहे हैं। इसलिए आज हमने मुद्दा कदम ताल का चुना है कि आखिर कैसे इकट्ठे तमाम पार्टियां आएंगी जब ममता बनर्जी को कांग्रेस पसंद नहीं है और नीतीश कुमार ने जिम्मा संभाल लिया है तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करने का। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं। ये मुद्दा हमने क्यों उठाया है वो तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन जानकारी आपको दे देते हैं कि कैसे ममता बनर्जी से मुलाकात नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। और ठीक 2 बजे के आसपास कोलकाता में मुलाकात नीतीश कुमार की ममता बनर्जी से होगी और उसके बाद लखनऊ में अखिलेश यादव से सीएम मिलते हुए नजर आएंगे, यानी नीतीश कुमार। जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं क्योंकि सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करने में नीतीश कुमार जुट गए हैं और नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की कमान को संभाल लिया है। जानकारी आपको दे रहे हैं नीतीश कुमार ममता और अखिलेश से मुलाकात करेंगे। गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने के लिए ये बैठक हो सकती है क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर विपक्षी एकता कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी तो वो गैर कांग्रेसी होगी। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कैसे 2024 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करने की कवायद कर रहे हैं। क्योंकि बात अगर ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी ईद के मौके पर ही कह चुकी हैं कि किस तरीके से तमाम पार्टियों को एक होना होगा और बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। ये बातें दरअसल पहले ही कह दी गई हैं। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी को कांग्रेस क्यों पसंद नहीं आ रही है और मुद्दे की बात में इन तमाम सवालों को हम आपके सामने रखेंगे। इसलिए अब आपके सामने सवाल रखेंगे एक एक करके और उन सवालों के जवाब राजनेताओं से लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुद्दे की बात में अहम सवाल हम आपके सामने रखते हैं। तो मुद्दे की बात में सवाल आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि 2024 बेहद नजदीक है और उसके लिए बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी पूरी तैयारी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर विपक्ष के पास चेहरा कौन सा होगा। ममता बनर्जी वो चेहरा होंगी या फिर नीतीश कुमार वो चेहरा होंगे, क्योंकि 1977 की तरह इस वक्त तैयारी पूरा विपक्ष कर रहा है। और मुद्दे की बात में सवाल नंबर 1 आपके सामने रख रहे हैं कि क्या मुलाकात का मुख्य एजेंडा है नीतीश कुमार का, जो ममता बनर्जी से मुलाकात होने जा रही है, अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। और मुद्दे की बात में दूसरा सवाल है कि गैर कांग्रेस गठबंधन चाहती है क्या ममता बनर्जी, यानी उसमें कांग्रेस की सहभागिता ना हो। और सवाल नंबर 3 कि विपक्षी एकता बनने के पहले ही क्या बिखर जाएगा पूरा विपक्ष, क्योंकि कई पार्टियां एक नहीं हो पा रही हैं। मुद्दे की बात में चौथा सवाल कि विपक्षी एकता की कोशिश क्या कामयाब हो पाएगी जब नीतीश कुमार को इसका जिम्मा सौंप दिया गया है, यह भी अहम सवाल है। और मुद्दे की बात में आखिरी सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि क्या विपक्ष नहीं बताएगा पीएम का फेस, कि आखिर वो कौन सा विपक्ष का चेहरा होगा, क्या राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार या फिर ममता बनर्जी, या फिर 1977 वाला पैतरा अपनाया जाएगा कि विपक्षी एकता तो होगी लेकिन फेस नहीं बताया जाएगा और जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी वही प्रधानमंत्री का
चेहरा होगा। ये 1977 वाला फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। खैर 1977 में क्या हुआ था वो हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुलाकात आपकी करवा देते हैं और शुरुआत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं इस वक्त मेरे साथ। आशीष हांडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। एक बार फिर से मुद्दे की बात में आपने समय निकाला है, बहुत बहुत स्वागत आपका। संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने चर्चा के लिए समय निकाला है। सुमित मेहरोत्रा जी हैं, नेता हैं टीएमसी से। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, टीएमसी से एक बार फिर मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं। सुमित जी, सबसे पहले मैं आज आप ही के पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी को आखिर कांग्रेस से दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चाहती हैं कि विपक्षी एकता तो हो लेकिन वो गैर कांग्रेसी हो। कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है भाई, विपक्ष की। आपको दिक्कत क्या है? अगर दिक्कत है तो मिल बैठ कर सुलझा लीजिए। विपक्षी एकता नहीं होगी तो कैसे मोदी साहब को हरा पाएंगे, बीजेपी को हरा पाएंगे? और इस वक्त तो ख्वाब यही देखा जा रहा है, नीतीश कुमार को जिम्मा तो सौंपा गया है, लेकिन कांग्रेस से परहेज क्या है? सुमित जी। बस भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस से, पर कांग्रेस के अंदर कोई क्षमता नहीं दिखाई पड़ रही है मोदी से लड़ाई लड़ने की। आप देखिए, अब कौन लड़ेगा, इनका नेतृत्व कौन करेगा कांग्रेस में? सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी तो खुद मना कर चुकी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव लड़ेंगी नहीं। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है माननीय मोदी जी, इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कौन करेगा मुझे आप बताइए। और फिर अगर माननीय ममता दीदी अगर कह रही है गैर कांग्रेसी बना करके अगर हम लोग काम अच्छा कर सकते हैं और मजबूत संगठन हमारे पास है, मजबूत चीजें हो रही हैं हमारे विपक्ष के पास, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम लोग सक्षम है, विपक्ष के लोग। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कांग्रेस में दमखम ही नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी को कांग्रेस में दमखम नहीं लग रहा है। ठीक है सर, आपने बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही है। संदीप जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं, फिर हांडा जी से लूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। संदीप जी, स्वागत के साथ सवाल ले रहा हूं। दरअसल ममता बनर्जी काफी नाराज हैं कांग्रेस से, और अभी तो आप सुन ही रहे हैं, सुमित जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई दमखम ही नहीं है। नाराज तो आपने तब भी कर दिया था जब एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और कांग्रेस और वामपंथी दल ने टीएमसी को हरा दिया, और तब ममता बनर्जी और गुस्सा हो गए कि भैया कांग्रेस में तो वही बात हो गई कि भैया हम कांग्रेस पार्टी से निकले हैं, कांग्रेस को बार बार समझा रहे हैं कि ये करो वो करो, लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, और कांग्रेस अगर नहीं रहेगी तभी विपक्षी एकता होगी। संदीप जी। जी देखिए हर्ष जी, हम एक बात ऐसे ही कहेंगे कि जैसे आज आप शुरुआती मान के चलिए आपका कैरियर जो है जेके न्यूज से आप स्टार्ट किए, कल को आप आज तक पहुंच जाए या देश का और बड़ा चैनल हो जाए या विदेशी मीडिया के पूरे इंटरनेशनल ब्रांड में एंकरिंग करने लगे, और कल को आकर आप कहें कि कांग्रेस तो ये थी वो थी या जेके न्यूज ये था, ऐसा था वैसा था, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका कैसा स्वभाव होगा, क्या होगा, ये आप खुद एनालिसिस करिए। ये हमारे साथी को नहीं पता होगा कि वो कांग्रेस से निकल कर गई है, कांग्रेस ने उनको नेता बनाया है, उनको जानकारी नहीं होगी। कांग्रेस का कल्चर उनके पास आज भी है, ये सुमित मल्होत्रा को नहीं पता होगा, ये हो सकता है पश्चिम बंगाल के भी नहीं होंगे, मुझे पता है कहीं आसपास के हो सकता है बीजेपी वाले घर के अगल बगल रहते हो, उसका असर हो, और जो है राजनीति के लिए टीएमसी से जुड़े हो, इनकी भावनाएं इनके शब्दों से पता चलता है। ममता बनर्जी ने आज तक इस तरीके की कांग्रेस के बारे में बात नहीं बोली है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेता के बारे में उन्होंने कांग्रेस के किसी लीडर के बारे में भले बोला हो, लेकिन कांग्रेस के लिए कभी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, इनके शीर्ष नेता, हमारी नेता जो है ममता बनर्जी जी ने कभी ऐसी बातें नहीं बोली है। लेकिन ठीक है, आपको लगता है कि इससे आपकी राजनीति चमक सकती है, आपको फायदा हो सकता है, आपको मुबारक। लेकिन आज मुद्दों की बात है, जिस तरीके से देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार हर एक विपक्षी पार्टियों को जो है उसका खनन कर रही है, उसपे सीबीआई, ईडी, विभिन्न एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और देखिए ममता बनर्जी के ही भतीजे जो है अभिषेक बनर्जी जी हैं, उनपे किस तरीके से सीबीआई की लगातार जांच चल रही है। तो कुछ लोग, देखिए एक बात और हर्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, कुछ लोग सीबीआई, ईडी से डर जाते हैं, कुछ लोग उसका डट के मुकाबला करते हैं, कुछ लोग सदस्यता जाने के बाद भी लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि लड़ने वाले लोग कौन हैं और दबने वाले। ठीक है सुमित जी, आप पे तंज कस रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, आप सुनिएगा एक बात और हर्ष जी कह दूं, ममता जी वो लीडर हैं जो लड़के दिखाई हैं, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन हम ये भी जानते हैं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जितने भी दल हैं, आप अपने अपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार लेके आइए, सीट लेके आइए, प्रधानमंत्री आप बनिए ना, कौन मना कर रहा है?
आप मिलकर लड़िए चुनाव, आपकी जहां क्षमता है अपनी क्षमता बताइए, हमारा वोट परसेंटेज इतने दिन की राजनीति में ये रहा, उस हिसाब से सीट लीजिए, लड़के आइए। आपके अगर जो है आप संसदीय दल के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री चलिए बनिए। ठीक है, सुमित जी इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन हांडा जी से एक सवाल ले लेता हूं। हांडा जी, 1977 में क्या हुआ था ये तो आप भी जानते होंगे सर, मैं भी जानता हूं। हालांकि दर्शकों को मैं पहले भी इस बात में बात कर चुका हूं कि कैसे विपक्षी एकता हुई और उसके बाद धाराशाही एक पार्टी करने में कामयाब विपक्ष हो गई। लेकिन क्या 2024 में भी यही होने जा रहा है? पहले तो आपकी स्माइल बता रही है कि जो कांग्रेस बोल रही है और जो टीएमसी बोल रही है उससे आप बड़े खुश हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पटल पर नजर आ रहे हैं। विपक्षी एकता नीतीश बाबू करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश को भी आप कमर मत आकिएगा। नीतीश कुमार आप ही के खेमे में थे, चले गए अलग, और उसके बाद विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं सर। ये तो खबर मिल रही है कि कांग्रेस ने जिम्मा सौंप दिया है नीतीश कुमार को। जी, सबसे पहले हर्ष जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हर्ष जी, आज का जो टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बार बार ये असफल प्रयास विपक्ष करता है। क्योंकि इन लोगों की, तो मैं इतना ही कहूंगा, इनकी है आपस में सांप नेवले की लड़ाई, और बाहर बैठ के मोर ने ली अंगड़ाई। तो हमको तो सिर्फ इनका एक दूसरे के बाल नोचना देखना भर है, बाकी तो ये सारा काम खुद ही कर डालेंगे। क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो कहना चाहिए जिसको कि वो टैग लगा के घूम रही है, डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट टू। वो खुद गवाची है, उनका खुद कोई नेतृत्व नहीं है, वो बाकियों का नेतृत्व कहां करेंगे। वो तो विपक्षी एकता के पैर में बंधा वो पत्थर है जो पूरी विपक्षी एकता को डुबो के रहेगा, और ये ज्यादातर पार्टियां इस बात को समझ रही हैं, इसलिए कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं। ठीक है संदीप जी, अब आपसे सवाल ले रहा हूं, फिर टीएमसी के पास जाऊंगा। आ रहा हूं आपके पास सुमित जी। आप पूरी विपक्षी पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं सर। मैं तो अभी सवाल ही नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि अभी बड़ी बात हांडा जी ने ही कह दी कि इसलिए आपके पास कोई आना नहीं चाहता है। टीएमसी की बात करें या फिर दक्षिण के राजनेताओं की बात करें, कांग्रेस के बिना सब चाहते हैं कि भैया कांग्रेस अलग हो जाए और विपक्षी एकता एक हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए एक बात और जोड़ दूं, सिर्फ एक बात आपकी परमिशन से। चलिए ठीक है, पूरा कर दीजिए, संदीप जी उसका जवाब देंगे। ठीक है, सिर्फ एक सेकंड की बात, सिर्फ एक सेकंड की बात। जहां पे कांग्रेस सोशलाइजिंग करने का प्रयास कर रही है, वहीं पे बाकी सब इनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इतने में सारी बात सारा। चलिए ठीक है संदीप जी, जल्दी से। बाबा रामदेव की जड़ी बूटी हांडा जी को पहले असर नहीं की थी, अब असर की तो फिर याद आया कि कुछ और पूछ ले। अरे भाई दुनिया भर की बात मत करिए, विपक्षी एकता होगी नहीं होगी। आपका इंडिया गठबंधन में कौन कौन से अकाली दल थे, शिवसेना थे, नीतीश कुमार जी थे, उनकी चिंता आपको नहीं। उनको आपने लूट लिया, लूट के जैसे डकैती लोग करते हैं, डकैती करके खत्म कर दिया। आज आप बात कर रहे हैं तो ये आज जितने भी दल हैं उनको पता चल गया कि आप लोग लुटेरे लोग हैं। उनका जनमत ले लेते हैं, उनका वोट ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि पप्पा तो हम हैं, जबकि उन्हीं पप्पा इसीलिए अखिलेश जी आपके साथ हैं, ममता जी आपके साथ हैं, देखिए बीआरएस आपके साथ है, टीएमसी आपके साथ है। इनको शांति से सुना। चलिए ठीक है, संदीप जी की बात को सुन लेते हैं, फिर मेरा भी सवाल है हांडा जी। लेकिन संदीप जी सवाल तो ये भी है, कांग्रेस को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? आखिर जनता भी नहीं पसंद कर रही, विपक्षी पार्टियां भी नहीं पसंद कर रही, इसकी वजह राहुल गांधी है क्या? हर्ष जी, ये इस देश में 17 करोड़ वोट कांग्रेस को मिला है, आप समझिए। और ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि पसंद नहीं किया जा रहा है या ऐसी बातें। भाई आप 2 सांसद कभी हुआ करते थे पूरे देश में, आज ये घमंड अहंकार आपको जनता देख रही है, आपकी जनता। घमंड नहीं है, ये जिस तरीके से शब्दों का उन्नति है, सुनिए, होंडा को बताइए धीरे चले, सुन तो लिया करिए साहब। हांडा नाम है सर उनका, नाम आशीष हांडा, आप आशीष हांडा कह के संबोधित कर सकते हैं। इनको इतनी समझ नहीं है, डिबेट में फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए, ठीक है? तो वो गाली गलौज और हल्की बातों पे उतर आते हैं। अरे काहे स्टार्ट हो जाता है साहब, जानते हैं होंडा। अरे साहब, अच्छा होंडा साहब, आप स्टार्ट क्या हो जाते हैं, सुन लिया करिए ना। आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, आप में ये इस बात का जवाब देने की क्षमता तो नहीं है कि पुलवामा में आपकी सहभागिता क्या थी। आपका इस मुद्दे पर जवाब देने की क्षमता नहीं, हटाने के मामले में आपकी क्या सहभागिता थी। सत्यपाल मलिक का जवाब नहीं दे रहे हैं, हिडनबर्ग का जवाब नहीं दे रहे हैं, अदानी का जवाब नहीं दे रहे हैं। संदीप जी, आप अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहे ना, आप बताइए कि कांग्रेस नाराज क्यों है विपक्षी पार्टियां? सर, आप आपके
पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। यहाँ पे लाइव टीवी डिबेट में बैठ कर सुमित जी ये कह रहे हैं, सुमित जी ने ये बात बोल दी कि कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी बातें रही है, ममता बनर्जी नाराज है। आप एक टेबल पर क्यों नहीं बैठते हैं संदीप जी? हर्ष जी भाजपा वाले को एक ब्राह्मणी मुख्यमंत्री नहीं दिखती है जो सादे ड्रेस में रहती है, चप्पल पहनती है। ये इनसे सहन नहीं वाला कि सर आ गए आप ब्राह्मण पर आ गया। 20 राज्य में इनकी सरकार है, ब्राह्मण पर आ गया। मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ कहाँ ब्राह्मण मुस्लिम दलितों की बात हो रही? संदीप जी मैं बात कर रहा हूँ कि विपक्षी एकता किस तरीके से होगी। आप अपनी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे ब्राह्मण पे अगर बात करनी होगी तो मैं मध्य प्रदेश का सवाल पूछूंगा बीजेपी से। अभी मध्य प्रदेश के अंदर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड गठित किया गया है सर। मैं ब्राह्मण दलित मुसलमानों की बात ही नहीं करता हूँ, आप विपक्षी एकता की बात करिए संदीप जी। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए संदीप जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। संदीप जी इधर उधर मत जाइए, आप बात करिए कि ममता बनर्जी को कांग्रेस क्यों पसंद नहीं आ रही है, क्या कोई गलती रही है क्या कांग्रेस से? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, लाइव डिबेट में बैठ के सुमित जी नहीं पूछा सर, मैंने तो नहीं कहा, मैं किसी पार्टी का लीडर नहीं। ठीक है संदीप जी अपनी बात का जवाब दीजिए, अपनी बात का जवाब दीजिए। मैं एक बात में जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कैसे आपको लगता है कि पसंद नहीं कर रही? विपक्ष में एक सर सुमित जी कह रहे हैं, सुमित जी कह रहे हैं सर, सुमित जी आपने यही कहा, सुमित जी आपने यही कहा, एक मिनट सुमित जी को सुन लीजिए सर, मैंने नहीं कहा, सुमित जी कह रहे हैं। मुंह में मत डालिए, मेरी बात आ जाने दीजिए, सुमित जी जवाब देंगे। ठीक है जल्दी, ठीक है आशीष आंडा जी सुन लेते हैं, आशीष आंडा जी सुन लेते हैं, अब संदीप जी को सुन लेते हैं, मैंने सीधा सटीक सवाल पूछा है। ठीक है संदीप जी देखिए ममता बनर्जी की आप बात कर रहे हैं, इस देश में विपक्ष ऐसे हुआ है कि जो है भाजपा महबूबा मुफ्ती जिनकी पार्टी के ऊपर इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे नेता के हत्या का आरोप रहा है, उनसे इन्होंने गठबंधन किया। तो आप ये मत कहिए कि हमारे ममता बनर्जी किया ना सरकार बनी थी ना। एक मिनट रुक जाइए आशीष आंडा जी प्लीज, आशीष आंडा जी मुझे समझाना होता है दर्शकों को, दंगल ठीक है, यहाँ पर मैं जंग नहीं लड़ रहा हूँ। ठीक है आशीष आंडा जी एक मिनट संदीप जी मैं नहीं नकारता, संदीप जी मेरी बात तो सुनिए, संदीप जी मेरी बात सुनिए। आप जब ये कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना लेती है, भैया सरकार बनाई ना, एक करने में कामयाब तो रही, सरकार बनाई बीजेपी ने मिलकर, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? आपसे क्यों नाराज चल रही है पार्टियां? ये सवाल आपका हर्ष जी 2024 के बाद जब पूछूंगा तब मैं इस बात का जवाब दूंगा। आज आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, अभी चुनाव है, अभी गठबंधन फाइनल नहीं है, अभी चुनाव एक साथ, सुनिए ना, जब हम चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे तब बताइएगा। हमने अगर ममता बनर्जी सुमित जी आप आइए, सुमित जी वो तो कह रहे हैं हम चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे, तब आप सवाल पूछेगा। ठीक है संदीप, एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूँ, सुनिए एक मजेदार बात बता दे रहा हूँ, भारतीय लोकतंत्र की एक मजेदार और बात बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब बंगाल में चुनाव हुआ उसी के साथ केरला में चुनाव हो रहे थे, भाजपा ने बड़ी होशियारी के साथ केरला में अपने आप को विड्रा कर लिया ताकि कांग्रेस वहां पर सत्ता में ना आ पाए, लिप्त सत्ता में आ गई। हमने अपने आप को पश्चिम बंगाल में विड्रा कर लिया। हम अगर उपचुनाव में जीत सकते हैं, आप ही कहते हैं मैंने दूसरे की भलाई के लिए खुद हम पीछे हट रहे हैं, ये क्या बात है संदीप जी कि आप कोई राजनीतिक पार्टी, एक मिनट हांडा जी रुक जाइए, हांडा जी रुक जाइए, संदीप जी आप अगर आप ये नहीं कह सकते ना अंगूर खट्टे हैं, संदीप जी आप ये नहीं कह सकते ना अंगूर खट्टे हैं, वो कहावत तो आपको याद होगी। आप ही कह रहे हैं कि कहीं पर दूसरी पार्टी की जीत के लिए हमने पैर पीछे खींच लिए, क्या बात कर रहे हैं सर आप? कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, प्रियंका गांधी वाड्रा कहते नहीं थकते। मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है संदीप जी से। भारतीय जनता पार्टी का ही आरोप था, ये संदीप त्रिपाठी की बात नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, तेलंगाना में, चलिए ठीक है हांडा जी कुछ पूछ रहे हैं सर आपसे, और समाजवादी पार्टी यूपी में इनके डायरेक्ट ओपोनेंट है, तो क्या ये इन चारों स्टेट में लड़ेंगे नहीं, ये पीछे हट जाएंगे? बताइए आप क्या यूनिटी के लिए ये 4 स्टेट। ठीक है सुमित जी, आपने सुमित जी के पास आ रहा हूं, संदीप जी आपने सवाल सुना तो जवाब दीजिएगा जल्दी से सर, जल्दी से। डायरेक्ट फाइट है आपकी दिल्ली में आपसे। ठीक है अब आप जवाब ले लेते, हांडा जी जवाब ले लेते हैं, हांडा जी जवाब ले लेते हैं। आप तो स्टार्ट हो जाते हैं, बनते नहीं होते। ठीक है सुनिए,
आज जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जहां पर मुख्य विपक्षी क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं सिर्फ एक घटना याद दिला रहा हूं कि इनके नेताओं के बयान थे कि केरला में हमने विड्रा कर लिया और जो है कांग्रेस वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ी। आपने अभी कहा कि हमने इनके नेता के बयान है, शुभेंद्र अधिकारी का बयान है। संदीप जी, अभी आप ही ने कहा कि हमने अपने कदम पीछे खींच लिए। आपने नहीं कहा तो बता दीजिए। आपने कहा कि मैंने अपने हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने कदम खींच लिए कि दूसरी पार्टी का भला हो जाए। हर्ष जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एलिगेशन था भाजपा का, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इनके नेता का शुभेंद्र अधिकारी का बयान है ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। आइए जरा आप आइए सुमित जी, ठीक है, सबको बराबर समय देना है। रुक जाइए, एक मिनट आ रहा हूँ, रुक जाइए। सुमित जी दावा कर रहे हैं, संदीप जी तो कह रहे हैं कि सवाल मत पूछिए, सवाल जब पूछिएगा जब एक साथ मिलकर ना लड़े 2024 के बाद। लेकिन सर दिखता नहीं, 1 साल से कम समय ही रह गया है। वो तो दावा कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस हमें पसंद ही नहीं है। सुमित जी जल्दी से। हर्ष भाई देखिए, हमारे संदीप भाई को थोड़ा सा समझना चाहिए और इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगर हम सभी को मिलकर के, हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना, और आप किस तरीके से काम करते हैं। नहीं साहब, ममता बनर्जी के अंदर क्षमता नहीं है, ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं, कांग्रेस में उन्हें आना पड़ेगा। अरे भाई, आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, 2014 में भी नहीं बना पाए, 2019 में नहीं बना पाए। एक सवाल पूछेंगे साहब हर्ष जी इनसे, सुमित जी से एक सवाल मेरा डायरेक्ट भाई देखिए, रहेगा। आप बोल रहे थे चलिए थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने देते हैं। संदीप जी आप सवाल पूछेगा, थोड़ा सा बात को कंप्लीट हो जाने देते हैं, सबको समय देते हैं, फिर आप सवाल करिएगा। सुमित जी पूरा करें। बस शांतिपूर्ण सुन रहा था। डिबेट ऐसे नहीं होती है संदीप ठीक है भाई। सुमित जी जल्दी से। हम लोग यहाँ पे डिबेट करने, जनता देख रही है। बताओ क्या मैसेज जा रहा है? हम लड़ाई लड़ने नहीं बैठे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ टाइम भाई, वेस्ट मत करो। ठीक है ये संदीप भाई पूरा करिए सुमित जी। आपसी लड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पर सर, आपसी लड़ाई नहीं है। सुमित जी पूरा करिए। हर्ष भाई देखिए, मैं मानता हूँ थोड़ा सा मानसिक संतुलन थोड़ा सा सही नहीं होगा इनका। चलिए ठीक है, वो जनता जवाब देगी। मालूम है कांग्रेस जा रही है, हमें मालूम है, और इन्हें बिल्कुल झटका लगा है कि हाँ माननीय ममता दीदी नेतृत्व कर रही है पूरे विपक्ष की एकता का, और विपक्ष एकता हो रहा है, एक हो रहा है ममता दीदी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ सक्षम है हम लोग, हमारे पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हमारे साथ में आकर के काम करना चाह रही हैं, सभी लोग सक्षम है मोदी जी को रोकने में। तो इसमें क्या गलत है? और रही पश्चिम बंगाल की बात, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वहां पर विड्रॉल कर चुकी थी। मुझे मालूम है आंधी चल रही है ममता बनर्जी के नाम की, आंधी कि हम वहां पे लड़ेंगे नहीं, हमारी एक भी सीट नहीं आएगी। और रही उपचुनाव में देखिए क्या होता है, ये बाई इलेक्शन जो चुनाव होता है इसमें कोई ज्यादा बेस की बात नहीं होती, एक सीट जीतती तो कोई वो नहीं है हमारे लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने तो बहुत बड़े बयान दिए सर। आप ये कह रहे हैं एक सीट से कुछ नहीं होता, जब कांग्रेस और सवाल है हमारे साथी से। ठीक है सवाल ले लेते हैं। संदीप जी सवाल कर लीजिए, संदीप जी सवाल कर लीजिए। ठीक है सुमित जी सवाल सुन लीजिएगा। सुमित जी आप टीएमसी के नेता हैं, एक राज्य में आपकी पूर्ण सरकार है, आप तो जानते ही होंगे, आपको पता ही होगा। आप 5 मंत्रियों के नाम बता दीजिए टीएमसी से, मैं मान लूंगा आप टीएमसी से हैं। 5 मंत्री के नाम। संदीप भाई, आप 5 मंत्री के नाम, भाजपा के प्रवक्ता टीएमसी का नाम लेकर बैठे हो, शर्मा नहीं चाहिए तुमको। 5 मंत्री के नाम बताओ। एक मिनट आराम से संदीप जी। 5 मंत्री के नाम, बहानेबाजी नहीं। आगे संदीप जी गाली गलौज पे, आगे पर्सनल एलिगेशन पे, आगे संदीप जी राजनीति पे। संदीप जी मेरी बात तो सुनिए। संदीप जी अगर कोई पार्टी आपके साथ नहीं मिलना चाहती है तो आप उन्हें ये मत बताइए कि भैया आपको शर्म आ रही है या नहीं आ रही है। आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। पहले टीएमसी के हैं कि नहीं, कंफर्म हो जाए। हालत देखो इस समय, मुझे यकीन है आपके दर्शक इस समय संदीप जी की हालत देख रहे होंगे। टीएमसी के इनको बीपी की दवाई भी खाइए। 5 हो गए, आप कहाँ पे गए? चलिए ठीक है, ये कोई क्विज कंपटीशन नहीं है, किसी की जनरल नॉलेज चेक करने वाला। अपने हाँ ठीक है वो टीएमसी के लीडर ही है संदीप जी, ऑफिशियली प्रवक्ता है। ठीक है नहीं, ममता बनर्जी ने बनाया है सर, जैसे आपको कांग्रेस ने बनाया है। वर्बल डायरी आप बंद कराएं तो मुझे बड़ी जरूरी बात करनी है।
ठीक है। हमसे कांग्रेस के नेताओं के नाम पूछेंगे, अगर हम नहीं बता पाते, अपने नेताओं के नाम नहीं पता है, हम कांग्रेस से कैसे मान लेंगे? आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी साझी करनी है। चलिए ठीक है, एक एक करके सुनते हैं ना, एक एक करके सुनते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ सुमित जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, संदीप जी आपके पास भी आ रहा हूँ। हांडा जी आप चलिए ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। बीजेपी को एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए सुमित जी, एक मिनट रुक जाइए। जंग का मैदान बना लेते हैं आप लोग, हम जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, आप अपनी राजनीति में सब कुछ उल्टा सीधा बयान देते हैं। रुक जाइए एक मिनट। हाँ सुमित जी, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हांडा जी एक मिनट, आ रहा हूँ। हांडा जी आ रहा हूँ, ठीक है। संदीप जी हर डिबेट में एक मिनट, संदीप जी रुक जाइए। संदीप जी मेरी बात तो सुनिए, संदीप जी सुन लीजिए। हांडा जी एक मिनट, आ रहा हूँ आपके पास। हांडा जी रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास। संदीप जी आपको जो भी कहना है, संदीप जी अगर आपको जो भी कहना है आप 2 लाइन में समेटिए, फिर मैं सवाल लेता हूँ। संदीप जी ठीक है। हाँ। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुंडा जी जब बैठे हों, चाहे मैं बैठा हूँ या हमारे सुमित भाई बैठे, देखो फिर होंडा जी जिस पार्टी का, एक मिनट सर, मैं उसका जवाब दूंगा, हांडा जी आ रहा हूँ आपके पास। हांडा जी जनता जवाब देगी ना, जनता जवाब देती है। हांडा जी कर रहे हैं भाई, होंडा से नफरत है क्या आपको? सुनिए साहब, जापान की कंपनी आवे सिंजो की, आपके मोदी जी के मित्र की, मैं आपको संदीप के बजाय पानदीप बोलूं क्या? पानदीप त्रिपाठी जी आपको अच्छा लगेगा? संदीप जी एक मिनट, संदीप जी किसी की रिस्पेक्ट करना सीखिए ना। हांडा जी एक मिनट, संदीप जी किसी की रिस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए। राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर इस वक्त सजा काट रहे हैं, आप भी चाहते हैं क्या कोर्ट आपको सजा दे देगी? आप माफी मांगे टीवी डिबेट में, किसी की रिस्पेक्ट करिए सर, किसी की रिस्पेक्ट करिए। मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है, आप हर्ष भारद्वाज कह के संबोधित करिए। उनका नाम आशीष हांडा है, आशीष हांडा कह के संबोधित करिए। रिक्वेस्ट है मेरी। तो बोल रहे हैं। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सुनिए, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, आशीष जी हो, सुमित जी हो, आप अगर किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और आपको ये ना पता हो कि हमारे पार्टी के 5 नेताओं के नाम क्या हैं, तो कैसे मान लिया जाएगा कि आप किसी पार्टी के? मैं सुमित जी से एक छोटा सा सवाल और कर रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल। बात पूरी हो जाने देते हैं ना, ठीक है। टीएमसी का कार्यालय कहाँ पर है, इतना बता दीजिए बस। पश्चिम बंगाल में किस जगह स्थित है, मैं मान लूंगा कि टीएमसी से है। नहीं, हम यही बता दीजिए। मुझे लगता है, एक मिनट, मुझे लगता है संदीप जी आप प्रोफेसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं। आप प्रोफेसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, शिक्षक बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप तो यूं ही आ गए सर प्रवक्ता बन के। मेरे को तो आप पे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि प्रवक्ता बनकर आप बैठे हैं। आप सवाल तो पूछ लेते हैं लेकिन अपने सवालों का जवाब नहीं देते। सुमित जी बता दीजिए जल्दी से। ठीक है संदीप जी, जब सवाल ले रहा हूं संदीप जी, सवाल का जवाब ले रहा हूं। सुमित जी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से दीजिए, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब संदीप जी के पास भी नहीं रहता है। हर्ष भाई देखिए, इन्हें खुद मालूम होना चाहिए कि काली घाट पे जिस तरीके से हमारे जो कार्यालय काली घाट पे, मेन कार्यालय काली घाट पे ममता दीदी के घर से चलता है, ठीक है ना। कार्यालय कहाँ पे, इससे मतलब नहीं होता। और ये कह रहे हैं सीएम का नाम बताइए। अरे भाई, हमारे माननीय ममता दीदी सीएम है, आपको मालूम नहीं है? आपका इलाज कराएं, क्या करें? 5 सीएम कहाँ होते हैं? मुख्यालय पता लग गया ना, एक ही सीएम है, एक ही नेता है। मुख्यालय पता लग गया ना संदीप जी, मुख्यालय भी गलत एक ही नेता है, एक ही नेता है। संदीप भाई सुन लीजिए, संदीप भाई चलिए ठीक है। इन सब चीजों से पता लग रहा है कि सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो रहा है, सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो रहा है। हांडा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हांडा जी आपके लिए खुशखबरी है। हांडा जी एक मिनट, संदीप जी आ रहा हूँ आपके पास, सुमित जी आ रहा हूँ। हांडा जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपके लिए खुशखबरी है सर। अब दोनों पार्टियां किस तरीके से आपसी तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, उसका सीधा सीधा ये मतलब बनता है कि आगे आने वाले समय में आपको जीत मिलने जा रही है। एक मिनट आपके पास भी जवाब नहीं है सुमित जी, जल्दी से। सुमित जी क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ममता बनर्जी को कांग्रेस पसंद नहीं है तो एक टेबल पे बैठा जाए ना, बताए कि आखिर भैया कांग्रेस को क्यों आप पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या उपचुनाव के जरिए। एक मिनट से सुन लीजिए सुमित जी, सुन लीजिए क्या नहीं सुमित जी दिक्कत क्या है? क्या ममता बनर्जी पीएम बनना चाहती हैं? क्या ममता बनर्जी पीएम बनना चाहती है, इसी वजह से ये हो रहा है? हर्ष भाई
नहीं हर्ष भाई देखिए, नेतृत्व कौन करेगा? मोदी जी के सामने लड़ाई लड़ेगा कौन कांग्रेस में? इसका जवाब मैं बताता हूं क्या फॉर्मूला सेट हुआ है। मैं बताता हूं, सुन लीजिएगा आप तीनों। 1977 वाला फॉर्मूला आप सेट कर चुके हैं कि कोई भी पीएम का फेस नहीं बताएगा, ना राहुल गांधी होंगे, ना नीतीश कुमार होंगे, ना ममता बनर्जी होंगे। आप बाद में बताएंगे जब चुनाव जीत जाएंगे। यह फॉर्मूला आप लोगों का है, जिसकी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होंगी वो वहां का पीएम बनेगा सर, देश का पीएम वो बनेगा। ये आपने फॉर्मूला सेट किया है। अब आप इस पर मत लड़िए कि ममता बनर्जी होंगी या नीतीश कुमार होंगी या राहुल गांधी होंगी। ये सच्चाई है सर। एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए सर, मुझे जनता को सच्चाई बतानी होती है। संदीप जी 1 मिनट, हांडा जी आ रहा हूं, प्लीज आप ही के पास आ रहा हूं। संदीप जी यही फॉर्मूला है ना? अगर गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोकिए। आपने भी नहीं कहा कि राहुल गांधी पीएम होंगे। बिल्कुल यही सच्चाई है। हाँ। कांग्रेस और सारे नेताओं ने हवा निकाल। हाँ बस सर आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप हवा निकालिएगा, हवा भरना आप ही के पास ही आपका काम है, बाकी जनता का काम आपके पास रही नहीं गया। ठीक है संदीप जी, ठीक है हांडा जी बस आ रहा हूँ, आपको पूरा समय दूंगा सर। मेरी डिबेट अभी 20 मिनट और है। संदीप जी नहीं आप देखिएगा, मुझे समय आप देंगे और इनका वर्बल डायरी आप बंद कराएंगे तो ही डिबेट का कोई अर्थ है सर। संदीप जी हकीकत यही है। सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब। ठीक है संदीप जी, फॉर्मूला यही तय हुआ है क्या जो मैंने कहा? संदीप बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल हर्ष जी, आप जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस और सभी पार्टियों ने ये तय किया है कि आप अपने पार्टी के जो भी नेता हैं, शीर्ष नेता, आप उनको प्रधानमंत्री के तौर पर अपने यहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं प्रोजेक्ट करिए। उसके बाद जो भी संसदीय सीट जो भी जीत कर हम आते हैं, संसदीय दल की बैठक होगी, जो उसमें नेता चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है, बस मैं यही हकीकत बताना चाहता था। ठीक है, जो नाम पे लड़ाई हो रही है एक्चुअल में नाम पे लड़ाई है ही नहीं। जी अब इनको चुप कराइए, मेरे को बड़ी देर से ठीक है। अब आप आइए, हांडा जी आइए। संदीप जी 1 मिनट सुन लेते हैं, आपकी हवा निकाल रहे हैं इनके पास, आपकी हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपकी बातों की हवा निकाल रहे हैं। हांडा जी 4 पॉइंट रख दीजिएगा जिससे मैं भी समझ पाऊं। हर्ष जी 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 हर्ष जी, बहुत सिंपल सी बात आपके दर्शकों को मैं यहां समझाना चाहता हूं, क्योंकि संदीप जी को समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूं। बात यहां मुद्दा डिबेट का यह है कि आप विपक्षी एकता मोदी को 2024 में हराने में कामयाब हो जाएगी नीतीश जी के नेतृत्व में। मैं उसके ऊपर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस भाजपा से ये लोग लड़ रहे हैं ना, उस भाजपा का संधि विच्छेद होता है भाजपा, भारत पहले, जनता उसके बाद और पार्टी सबसे लास्ट में। लेकिन जिस विपक्षी एकता की ये बात कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ 3 लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और वो 3 लोग कौन है? आई, मी एंड माई सेल्फ। यहां पे सिर्फ व्यक्तिगत पहले फायदे देखे जाते हैं, क्योंकि ये कुछ अपॉर्चुनिटिस्ट लोग हैं जिन्होंने एक साथ होने का निर्णय किया है, क्योंकि इनकी एक ही आइडियोलॉजी है कि मोदी हटाओ और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाओ। इसके अलावा कोई आइडियोलॉजी है नहीं। मैं एक और चीज बताऊंगा, ये सबके सब लोग ये देख पा रहे हैं आप, ये सबके सब लोग ये इस टेक्नोलॉजी पे चलते हैं जिसको बोलते हैं मीम। हांडा जी को फुल दे दीजिएगा। 1 मिनट हांडा जी, आप एक मिनट दिखाइएगा इसको दोबारा से। हांडा जी को खोल दीजिएगा, ये लिस्ट क्या दिखा रहे हैं हांडा जी? हाँ क्या है हांडा जी? मैं ये कह रहा हूं, दोबारा से दिखाइए। कह रहा हूं जिस टेक्नोलॉजी पे ये लोग चलते हैं ना, जिस सिद्धांत पे ये लोग चलते हैं, वो है मी। यानी हर कोई ये कहता है मैं पहले मैं पहले मैं पहले, लेकिन जब इस मी को उल्टा कर दिया जाता है ना हर चीज, तो जाके इस मी का बन जाता है वी। लेकिन ये उल्टा कौन करेगा? ये उल्टे कहां होंगे? क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से इस तरीके से गुत्थम गुत्था हुए हैं हर चीज। क्योंकि आप बताइएगा, जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पीपल यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑपोजिशन यूनिटी, जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पीपल डोंट लाइक द आइडिया ऑफ कमिंग टुगेदर जस्ट टू डिफीट समवन, तो इनकी एकता की वो हवा निकाल देते हैं। जब शरद पवार जी कहते हैं देयर इज नो नीड ऑफ जेपीसी एंड देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग फॉर डिग्री ऑफ नरेंद्र मोदी, वो कांग्रेस के तथ्यों की हवा निकाल देते हैं। जब बीआरएस कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, ममता कांग्रेस और लेफ्ट के साथ लड़ना नहीं चाहती, अखिलेश कांग्रेस के साथ लड़ना नहीं चाहते, रीजनल पार्टीज कहती हैं कांग्रेस खुद को बिग बॉस समझती है, कांग्रेस को रीजनल पार्टीज के सामने बैक सीट लेनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का मान, अभिमान, स्वाभिमान इतना ज्यादा है, सर चढ़ के बोलता है कि वो रीजनल पार्टीज को फ्रंट सीट पे आने नहीं देना चाहती। ये सब लोग सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को फॉलो करते हुए मौके पे गधे को बाप बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिएगा, फिर मैं संदीप जी के पास जा रहा हूं। कांग्रेस पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं बीजेपी ने। सुमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे?
सुमित जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, संदीप जी आप ही आइएगा, संदीप जी आप ही आइएगा। हेलो। हाँ सुमित जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ हर्ष भाई ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपना सवाल रखिएगा, फिर मैं संदीप जी के पास जा रहा हूँ। बीजेपी ने कई हमले कर दिए। हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, कांग्रेस के लिए भी कही है, और आई ली और सारे लेटर्स दिखा रहे हैं। तो आज क्या भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट कंपनी बन गई है? इनके नेताओं ने आरोप लगाया है, प्रयागराज में नंदगोपाल नंदी जी ने कल कितनी बड़ी बात कही है कि किसी व्यक्ति को, भारी व्यक्ति को ला करके आप ज्वाइन कराते थे, आरोप है उसके ऊपर, और फिर भी इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया था। कुछ नंदगोपाल नंदी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब मीडिया के सामने बखान करा, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया कि आप चुप रहिए। और हमारे पूर्व गवर्नर, जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं सतपाल मलिक, उन्होंने कितने बड़े बयान इनके खिलाफ दिए, भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के खिलाफ भी। इन्होंने हमारे सैनिकों को मरवाया, और मरवाने के बाद आप देखिए उन्हें चुप रहने का ऑर्डर दिया था कि आप चुप रहिए। एक मिनट सर, आपने शायद पूरा नहीं सुना। सुमित जी आपने पूरा नहीं सुना, इसलिए आप पूरी बात नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है हांडा जी, जी जी हर्ष जी, ये हाईली कंडेमनेबल है जब ये लाइव डिबेट में बोलते हैं कि मोदी जी ने सैनिकों को मरवाया। अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के एलिगेशंस लगाना, नहीं, उन्होंने बोला एक नेता ने कहा। और दूसरी बात उन्होंने बोला एक नेता ने कहा, सतपाल मलिक जी, वो दूसरे का कंधा सतपाल मलिक जी, ठीक है सुमित जी लेकिन सुन लिया, रुक जाइए। उन्हें चुप रहने के लिए किसने बोला? ठीक है सुमित जी, अब सवाल का जवाब ले लेते हैं ना, फिर मेरे को संदीप जी को समय देना है। संदीप जी पर कई आरोप लगाए हैं बीजेपी पार्टी ने। रुक जाइए सर, रुक जाइए, हम जनता को समझाना चाहते हैं सर। अगर आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लेते हैं। सरकार बीजेपी की है। हांडा जी जवाब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे सुमित जी ने कहा कि चाहे ममता जी हो, चाहे वो अपना नीतीश जी हो, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा कहने का सिंपल सा एक भाव ये है कि नीतीश जी और ममता जी के बारे में ये कहूंगा कि ये सेल्फ डिक्लेयर्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयंभू नेता बन रहे हैं ऑपोजिशन के। ऑपोजिशन की कौन सी ऐसी बैठक हुई जहां पे इन दोनों में से किसी को यह चार्ज दिया गया कि आप ऑपोजिशन को लीड कीजिए, आप ऑपोजिशन को जोड़ने का काम कीजिए? ये स्वयंभू सेल्फ डिक्लेयर्ड। चलिए ठीक है संदीप जी, अब आप आइए। ठीक है आशीष हांडा जी, आपने मुझे अच्छा लगा, रोमन लिपि का आज इस्तेमाल बहुत किया, हिंदी और इंग्लिश को जो मिक्स किया है ना आपने, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। रोमन लिपि का आपने इस्तेमाल किया। ठीक है संदीप जी, आपके पास आ रहा हूं। बड़े ताबड़तोड़ हमले बीजेपी ने कर दिए हैं, मी माई सेल्फ, बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी, हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी कभी भी रीजनल पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, इसलिए ममता बनर्जी भी अलग हो गई। कई ऐसी पार्टियां बन गई सर आपसे अलग होकर। जी देखिए, रोमन लिपि का तो इस्तेमाल करेंगे ही भाई। आखिर जो है भाजपा ने और इनके मात्र संगठन ने इतने दिन अंग्रेजों की दलाली की है, तो रोमन लिपि तो इनकी बनती है भाई। मुद्दे पे आए, इनकी है। अब सुनिए, चलिए ठीक है, विपक्षी पार्टी इनको कह दीजिए होंडा साहब। ठीक है आशीष हांडा जी सुन लेते हैं, अगर गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा। ठीक है, आपसे वादा है, अगर गलत बोला जाएगा, गलत इस्तेमाल करेंगे वो शब्दों का, मैं टोकूंगा। आशीष हांडा जी ठीक है। संदीप जी ठीक है, उम्मीद है आप सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे संदीप जी। ठीक है, मैं जब बोलूंगा गलत, आपके पास समय रहेगा, उसको आप बताइएगा, मैं करेक्ट। ठीक है संदीप जी, बात को पूरा करिए सर। कौन सी मीटिंग हुई और नीतीश बाबू को जिम्मा दिया गया? बात कर रहा हूँ जी, आप रोमन लिपि का इस्तेमाल करें, नहीं तो विदेशी। चलिए ठीक है संदीप जी, आप बस हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर दीजिए। संदीप जी आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर दीजिए। यार मुद्दे की बात कार्यक्रम में है आप। ठीक है, ये मुद्दा था कि ये बी मी सी टी पी ई वी पी ए बी सी डी पढ़ रहे हो, ये मुद्दा था। ठीक है संदीप जी, मुद्दे पे आइए सर। बिल्कुल आप ही आ जाइए मुद्दे पर संदीप जी। कुमार कैसे चले गए? मुद्दा ये था अकाली दल कैसे चली गई। 46 पार्टियों गठबंधन से 2024 में आपने चोरी की थी, ये लोग कैसे आपका साथ छोड़ दिए? आप कई पार्टी के सुप्रीम स्वामी आप देखो आप कहां खड़े हो, आप कैसे, आप इस होंडा को कहीं शांत रहे। एक मिनट संदीप पार्टी के नेता वरुण गांधी कैसे? नहीं सर, यहाँ पे होंडा कोई नहीं है सर। संदीप जी एक मिनट संदीप जी हांडा जी रुक जाइए संदीप
संदीप जी, नहीं सर, इनको तमीज सिखाइए। आंडा जी एक मिनट रुक जाइए, मैं समझा देता हूँ ना। ठीक है एक मिनट संदीप जी, मेरी बात सुनिएगा सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक मिनट आंडा जी आ रहा हूँ। संदीप जी मेरी बात तो सुनिए। संदीप जी एक मिनट, आंडा जी रुक जाइए। संदीप जी रुक जाइए। संदीप जी आप सर प्रवक्ता हैं, आते रहे हैं, नेता हैं, आप लोग आते रहे। मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप लोग आते हैं, मुद्दे की बातें, अगर कभी समय कम भी मिलता है, आप जानते हैं मैं अपनी डिबेट को आगे बढ़ा देता हूँ। हम जनता को समझाना चाहते हैं। आप तीनों से कह रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। सुमित जी रुक जाइए ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। एक मिनट संदीप जी रुक तो जाइए। मैं तो बोल लूँ सर, मेरी डिबेट है, मुझे तो समय दीजिए संदीप जी, मुझे तो समय दीजिए, मेरी डिबेट है। रुक जाइए, मैं समझा रहा हूं सर। गाली गलौज, एक मिनट रुक जाइए संदीप जी। गाली गलौज, एक मिनट रुक जाइए सर, सुन तो लीजिए मेरी बात संदीप जी। समय मेरे पास बहुत है, आप कहेंगे मैं आधा घंटा और अपनी डिबेट को बढ़ा दूंगा, मेरा संस्थान मना नहीं करेगा मुझे, लेकिन सुन लीजिए एक मिनट आंडा जी, सुन लीजिए, आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, मैं समझाना चाह रहा हूं। मुद्दे की बात में गाली गलौज और किसी के अपमान के लिए जगह नहीं है, नहीं तो आपकी मर्जी है, जिसका जो नाम है उसी से आप संबोधित करिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप कहेंगे भैया आधा घंटा में और बोलने का समय चाहिए, मैं अपनी संस्थान से कह के आधा घंटा और समय लूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, मुद्दे पर रहिए और बात क्लियर करिए। संदीप जी आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं संदीप जी, ठीक है, अब बात करिए। चौड़ा भाषण जी जो आपने अभी बोला, ये बोल दीजिए हुड्डा साहब। लो जी, भाषण हो गया। उनका नाम आशीष आंडा है, उनका नाम आशीष आंडा है। एक मिनट आशीष आंडा देखिए, उनका नाम आशीष आंडा है। अगर आपने दोबारा, ठीक है, दोबारा तरीके से नाम लीजिएगा संदीप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अरे सुनिए हर्ष जी, अभी भाजपा को इन्होंने क्या बोला, जो हम लोग भाजपा बोल रहे हैं, इन्होंने बोला क्या? अरे हमारी भाषा में अगर कहीं दिक्कत है, होंडा को हांडा को होंडा, हिंडा का हांडा हो रहा है, तो समझ लीजिए मैं वही कह रहा हूँ जो आप हैं। आप गलत मत समझिए। भाषा में नहीं अच्छा, है, यहाँ पर हम फीलिंग समझने बैठे हैं आपकी। एक मिनट आंडा जी, रुक जाइए। फीलिंग समझने बैठे हैं हम आपकी, कि आपसे सवाल के जवाब लेने यहाँ पर बैठे हैं। कितनी बढ़िया मुस्कुराहट है आपकी। आप इतने बढ़िया भाषा सही नहीं है। कांग्रेस को बोलिए भैया प्रवक्ता कोई और भेजो, आपका प्रवक्ता डिबेट पे कहते हैं हमारी भाषा सही नहीं है। चलिए ठीक है संदीप जी, अब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। एक मिनट आशीष आंडा जी रुक जाते हैं, मुद्दे पर आने देते हैं। सवालों से बच रहे हैं, सवालों से। संदीप जी आप अनर्गल बात करके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना मैं समझ सकता हूँ। नहीं लेते हैं, आप सुनते नहीं, हम तो सुन रहे हैं सर, हम तो पौना घंटा से सुन रहे हैं, आप ये बताते नहीं है कि राहुल से नाम से तमाम विपक्षी पार्टियों को दिक्कत हो जाती है। राहुल गांधी को साइड करने की बात इस वक्त ममता बनर्जी कह रही हैं, और आप उस सवाल का जवाब ना देकर बताते हैं कि कौन अलग अलग हुआ बीजेपी से। आप अपने सवालों का जवाब दीजिए सर। हो गया। जो हमारे होंडा साहब ने सवाल पूछे थे, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि भैया आपने जो बात की, जो बातें कही आपने, मैं ये उसका जवाब दे रहा हूँ, आप शांति से सुन तो लीजिए, उसके बाद आप खूब सवाल करिएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। सुनना भी एक कला होती है राजनीति में। देखिए मैंने आपको शांति से सुना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप बात कर रहे हो 4 पार्टियों के जो विपक्ष में, जहाँ पर आप मुख्य विपक्षी हैं वहां पर आप डेरिल कर जाते हो, बहुत सारे आपने आक्षेप लगाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम आज मुद्दों के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं और आपसे चुनाव लड़ रहे हैं। उन मुद्दों के साथ जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई पार्टी हो, अगर वो साथ आती है तो ठीक है, नहीं तो भी आपने अरविंद केजरीवाल की एक बात कही कि जनता की यूनिटी की, जनता ने एक यूनिटी बना ली है। जनता को ये दिख रहा है कि मोदी से कौन लड़ रहा है। मोदी जी की उत्तर प्रदेश में एक बात हुई, माननीय रघुराज प्रताप सिंह ने सदन में एक बात बोली कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ठीक है, एक बात मैं कहूंगा कि इस चुनाव में यही होने जा रहा है। आज एक लोकतंत्र की रेखा, आप शरद यादव आ रहा हूं, शरद जी ने क्यों आपकी हर बात को गलत कर दिया? मैं उसका भी जवाब दे दे। ठीक है, आ रहा हूं सुमित जी, आ रहा हूं, आपसे सवाल लेके ही जाऊंगा सर, ऐसे नहीं जाऊंगा सुमित जी, बात आए। ठीक है, सुन लीजिए हर्ष जी, एक तरफ गोडसे है, एक तरफ गांधी है। जो गांधीवादी है वो गांधी जी के साथ। लो, जब गोडसे गांधी कहां से आ गया? फिर कहते हैं मेरी सुनते नहीं, ये कहीं की बात कहीं ले जाते हैं। अरे संदीप जी, मुद्दे की बात को मुद्दे पे रखिए, कहां भटकते रहते हो? चलिए ठीक है सर, वो हमारी प्रॉब्लम है, हमें किसे बिठाएं कैसे नहीं बिठाना है वो आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए। सुमित जी, संदीप भैया आप यार, ठीक है सुमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुमित जी एक मिनट, संदीप जी आप बोलने दीजिए, आप सुमित जी को बोलने दीजिए।
चलिए जी, अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो बताइए कांग्रेस का मुद्दा क्या है? जनता के सामने आपने कौन से 3 मुद्दे रखे हैं? मैं आपसे पूछता हूं सर, संदीप जी, कौन से 3 मुद्दे बताइए जो जनता आपके मुद्दों को पसंद करे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। ठीक है, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। हाँ, महंगाई से जूझ रहा है और सांप्रदायिक हिंसा। एक मिनट आशीष चांडा जी, ये दिखा, ठीक है, सदन में क्यों बात नहीं की गई? सदन में आपने क्यों बात नहीं की? 1 मिनट आंडा जी रुक जाइए। संदीप त्रिपाठी जी, सदन में क्यों बात नहीं की गई? सदन में सिर्फ आपने अडानी और चीन का मुद्दा उठाया, क्यों बेरोजगारी मुद्दा नहीं उठाया? क्यों महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया? सांप्रदायिक दंगे पर एक भी अगर आपने बात कही हो तो मुझे बता दीजिए। सदन के पटल पर किसी भी नेता ने सांप्रदायिक दंगे की बात कही हो, इस शीतकालीन सत्र में भी, ग्रीष्मकालीन सत्र में भी? मुझे बता दीजिए सर, आपने 3 मुद्दे कहे हैं मेरे सामने। ठीक है, एक तात्कालिक मुद्दा था, राहुल जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक भाषण दिया, उसमें आप उस भाषण को उठाकर देखिए। उन्होंने 5 बिंदुओं पर बात की, 5 बिंदुओं में उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन्होंने महंगाई की बात की, मैंने सदन की बात की, मैंने राष्ट्रपति के, हाँ, सदन में राहुल जी का हर्षित जी, आप पत्रकार हैं, मैं फिर आग्रह करूंगा, आज जाइएगा सदन में, राहुल जी का भाषण सुनिएगा। पहले इन 2 मुद्दों को उठाकर जब वो तीसरे पॉइंट पर आते हैं, आपने हाईलाइटेड किस मुद्दे को किया ये आपके ऊपर है, लेकिन हमने बोला तीनों चीजें जो मैं कह रहा हूँ। और एक चीज और समझिए, चलिए ठीक है सर, समय कम है, टीएमसी से सवाल ले रहा हूं, फिर वादा किया था उनसे, फिर मेरे को वाइंड अप करना है। सुमित जी, ठीक है, सुमित जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। एक मिनट हांडा जी, आपसे भी क्लोजिंग कमेंट लूंगा। सुमित जी क्या कह रहे हैं? हर्ष भाई, आने वाला समय 2024 का जो चुनाव होगा वो सीधे जनता से होगा। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो लोग आवाज उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी का प्रयोग करके उन्हें आवाज दबाने की कोशिश करी जाती है। और हमारी माननीय ममता बनर्जी, चलिए ठीक है, में आप लोगों की होती है तो मुझे मजबूरन वाइंड अप करना पड़ता है, क्योंकि जनता के मुद्दे पर तो आपके पास कोई जवाब है ही नहीं, सवाल पूछो तो। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हांडा जी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुद्दे की बात में आते हैं, अपना समय निकालते हैं और जनता के मुद्दे जब हम उठाते हैं तो उसका आप लोग जवाब देते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जंतर मंतर पर कुश्तियों के खिलाफ खिलाड़ियों ने दरअसल प्रदर्शन किया है। कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जांच कमेटियों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। खेल मंत्रालय की कमेटियों से रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि रेसलर इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये ब्रजभूषण के खिलाफ कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाए। और आपको जानकारी दे दें, दिल्ली पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के मामले पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने जांच इसकी शुरू कर दी है। खेल मंत्रालय की कमेटियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और अन्य रेसलर अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी बैठा गया था, हालांकि उस वक्त अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई थी, मामला शांत हुआ, लेकिन एक बार फिर से मामला उठ खड़ा हुआ है। और आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन खिलाड़ी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और आपको जानकारी दे रहे हैं। उज्जवल कुमार इस वक्त जंतर मंतर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। उज्जवल, इस वक्त आप जंतर मंतर पर हैं। तमाम खिलाड़ियों की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, जब तक यहां से नहीं उठा जाएगा। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है इस मामले की। बिल्कुल, देखिए हर्ष, जिस तरीके से आपने दर्शकों को जानकारी दी है, हम भी दर्शकों को बता दें, सकते हम जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं। और देखिए, यहाँ पर जो तमाम पहलवान हैं जिनको मैट पे होना चाहिए था, वो मजबूरन जंतर मंतर की सड़कों पर रात को सोए हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट के, सेक्सुअल हरेसमेंट के जो केस 7 लड़कियों ने लगाए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में, 2 दिन पहले जो है वो पहुंचे थे कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। और उसके बाद देखिए, उनको मजबूरन जो है कल वो तकरीबन 12:30 बजे के आसपास का समय था जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 20 घंटे के आसपास से ज्यादा
ज्यादा का समय होने वाला है और अभी तक जो उनकी मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि देखिए दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके अनुसार दिल्ली पुलिस ने प्राथमिक जांच जो है वो शुरू कर दी है। जो मंत्रालय की तरफ से कमेटी गठित की गई थी जो इस पूरे मामले को देख रही थी, उनकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस ने मांगी है ताकि आगे की जो जांच है वो की जाए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे हर्ष तो तमाम जितने भी पहलवान है उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जो अध्यक्ष है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनको उनके पद से हटाना चाहिए और उनके ऊपर जो सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और देखिए पहलवानों का ये भी कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करेगी इस मामले की तो अभी सिर्फ 7 महिला खिलाड़ियों के नाम आए हैं। अगर सही तरीके से जांच होती है तो ऐसे 700 केसेस जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन उज्जवल ये कहीं ना कहीं देश की विडंबना है जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि दिल्ली पुलिस हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। मीडिया में आज सुबह से जब खबर आई है तो ठीक 11:40 पर यह खबर आती है कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या जंतर मंतर पर तब तक नहीं बैठा जाएगा, मीडिया में खबर नहीं आएगी जब तक दिल्ली पुलिस कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि खिलाड़ी क्या कुछ कहते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। आपकी खिलाड़ियों से बातचीत हुई है उज्जवल या नहीं हुई, ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। या आप अभी खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे? क्योंकि खिलाड़ी लगातार यही कह रहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती यहां से उठा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर आप खिलाड़ियों की बात करेंगे तो कुछ खिलाड़ियों से जो है ऑफ द रिकॉर्ड हर्ष हमने बात करी है, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने अभी बात करने से मना कर दिया। 2 बजे के आसपास का समय उन्होंने रखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो जंतर मंतर से यहाँ से उठने वाले नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर कार्रवाई नहीं होती है, चाहे उनको अपनी जान गंवानी पड़े, चाहे वो उनको मरना पड़े, लेकिन वो इसी तरीके से जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का किसका साथ है या किसके उनके ऊपर हाथ है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है दिल्ली पुलिस तक जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। 3 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है, खाली आश्वासन मिलता है। जो कमेटी रिपोर्ट देती है वो कमेटी भी नहीं बताती है कि आखिर उन्होंने उसमें क्या कुछ लिखा है। तो ये बड़ी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पहलवानों की तरफ से कही गई है ऑफ द रिकॉर्ड। और देखिए बजरंग पुनिया की अगर आप बात करेंगे तो बजरंग पुनिया ने भी यही कहा है कि जो खुला मंच है इस बारी कोई सी भी राजनीतिक पार्टी जो है वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। पुलिस को अतीक के दफ्तर में चाकू मिला। अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे भी मिले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है, यानी खून के धब्बे पाए गए। सीढ़ियों और कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं। जांच लगातार जारी है। अतीक के दफ्तर में खून से सनी चूड़ियां भी बरामद की गई हैं। यानी जो खुलासे हो रहे हैं पुलिस की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस को अतीक के दफ्तर में चाकू भी मिला है, खून के धब्बे फर्श पर पड़े हैं, साथ ही साथ सीढ़ियों पर भी लगे हुए हैं, कपड़े पर भी खून के धब्बे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। प्रयागराज से आपको जानकारी देने की कोशिश करें क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ये अतीक का दफ्तर है जहां से चाकू बरामद हुआ है, खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं, चूड़ियां भी बरामद की गई हैं। और ये कहा जाता है कि सीढ़ियों और फर्श पे खून के निशान भी मिल रहे हैं, खून के धब्बे भी मिल रहे हैं। फिलहाल उमेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है, मेरे सहयोगी, उनसे भी जानकारी लेंगे। उमेश, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है कई खुलासे हो रहे हैं और एक खुलासा यह भी हुआ है कि अतीक के दफ्तर में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो दर्शा रही हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ होगा पुलिस की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है। देखिए हाँ, तो बिल्कुल जिस तरह से प्रयागराज के चटकिया में अतीक का जो कार्यालय और घर था वहां से एक चाकू बरामद हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि खून के छींटे उस घर में देखे जा सकते हैं, किस तरह से खून के जो छींटे हैं वो दीवालों पे पड़े हैं। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर ये खून के छींटे किसके हैं। साथ ही साथ जिस तरह से चूड़ियां बरामद हुई है कार्यालय से, और तो ये माना जा रहा है कि आखिर इस कड़ी में क्या दम हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, आखिर ये किसका खून है, किसका चाकू है और जिसपे खून लगा है। सबसे बड़ी बात यह है हर्ष की अब पुलिस ने पूरे मामले को उसमें संज्ञान लिया है, हर चीज की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि जो न्यायिक आयोग जांच है, जो SIT की गठित टीमें हैं वो भी थोड़ी देर में पहुंच सकती हैं। तमाम जो चीजें हैं उसको हिरासत में लिया जाएगा, कब्जे में पुलिस करेगी और फॉरेंसिक टीमें भी पहुंच सकती हैं। सूत्र बताते हैं बहुत जल्द ही हर एक जो वहां पे घटना स्थल है वहां पे हर एक बारीकी से नजर पुलिस के जो अधिकारी हैं
वो बारीकी से उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सी घटना घटी है, क्या किसी की यहाँ पर भी हत्या की गई है या इस तरह की। ठीक है उमेश, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि होटल की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, बरेली जेल की तस्वीरें सामने आ जाती हैं जब असद और गुड्डू मुस्लिम होते हैं, यहाँ पर भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि खून के धब्बे हैं, चाकू मिला है, लेकिन शाइस्ता परवीन सामने नहीं आती और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। देखिए हर्ष, बिल्कुल शाइस्ता के लिए लगातार प्रयागराज की कई टीमें सर्च कर रही हैं। कई जनपदों में टीमों को लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से अब चकिया में, और ये भी जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि चकिया में उनकी लोकेशन शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से अब एक बार अतीक के इस घर और कार्यालय पर खून के छींटे मिले हैं, टूटी चूड़ियां मिली हैं, चाकू मिले हैं, ये तमाम चीजें मिलने की वजह से इशारा कई तरफ जा सकता है। लेकिन अब पुलिस की जांच में ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये चूड़ियां किसकी हैं, शाइस्ता की है या किसी और की है, क्या शाइस्ता जिंदा है या शाइस्ता की मौत हो चुकी है। तो तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस भी परेशान है। पुलिस अपनी जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है, लगातार हर एक एविडेंस को पुलिस अपने कब्जे में ले रही है ताकि उसकी विधिक जांच हो सके और ये साफ हो पाए कि आखिर ये ब्लड किसका है, चाकू पे निशान किसके हैं। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो आगे जांच में सामने आ पाएगा कि आखिर इस चाकू पे निशान किसके पे। ठीक है, क्या आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ है पुलिस को? जो अतीक का ऑफिस ही बताया जाता है कि आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज है, उसे भी खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है? देखिए हर तो बिल्कुल अगल बगल जो भी इनके घर के चकिया के आसपास जो भी पैतृक जो इनका कार्यालय है, इसके अगल बगल जो भी कैमरे सीसीटीवी फुटेज लगी है, उसको लेकर अधिकारी यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हर एक साक्ष्य और जांच की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें तमाम जगह पे उन लोगों ने उस रास्ते को देखा है, चेक किया है। तो अब ये माना जा रहा है कि जो भी एविडेंस होंगे, जो भी फुटेज होगी, उसको भी पुलिस अपने पास लेगी। चलिए ठीक है उमेश, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल उमेश बता रहे थे अतीक के दफ्तर से खून के धब्बे मिले हैं। जो धब्बे बता रही है पुलिस की वो किसी महिला के हो सकते हैं, क्योंकि चूड़ियां वहां पर मिली हैं खून से सनी हुई, और सीढ़ियों पर भी खून के धब्बे मिले हैं। आखिर वो किसके हैं, क्या कुछ हुआ है, तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन JK 24/7 न्यूज तमाम खबरें आप तक पहुंच